Write the steps involved in metallurgy of metals. Write the steps. बात नहीं करो. So metallurgy involves 3 steps. First is concentration. बात ना करें. Concentration और enrichment of ore. This method is used to remove gangue particles. That is earthly impurities or gangue particles. ठीक है. It may be done either by hydraulic washing और अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या मैग्नेटिक सब्सटेंस है, सो मैग्नेटिक सेपरेशन. और ऐसे कुछ मेटल हैं जो ऑयल से अगर वेट हो सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे? फ्रॉथ फ्लोटेशन. Second process, when ore is enriched, जब ore क्या हो जाए? When ore is enriched, then it may be, ये किसमें हो सकता है? In form of MCO3, MS या M2O या MO. इनमें से किसी फॉर्म में होगा, या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, या कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, सल्फाइड के फॉर्म में होगा. सो नाउ तो बी का पार्ट है. सो फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर. ऑक्साइड फॉर्म आइदर बाय कैल्सिनेशन या दूसरा क्या हो सकता है, और रोस्टिंग. कार्बोनेट ओर्स को क्या किया जाए? कार्बोनेट ओर्स आर, ठीक है, कैल्सिनेटेड. एंड सल्फाइड ओर्स को क्या किया जाएगा? सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड. तो इसलिए जो सेकंड प्रोसेस है, पहला है कंसंट्रेशन और स्टेप 2 क्या है? ये स्टेप 1 है, इसे आप स्टेप लिख लें. स्टेप 1 और इसे क्या लिख लें? स्टेप. सही है. स्टेप 1 स्टेप 2 ज्यादा ठीक लगा. स्टेप 2 में इसके 2 स्टेप्स हैं. तो पहला स्टेप है दैट इज कैल्सिनेशन, या इसका नाम क्या है? कन्वर्जन. कन्वर्टिंग ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. कैसे? बाय कैल्सिनेशन. और दूसरा स्टेप क्या है? That is reduction of metal oxide into metal. तो अब कन्वर्टिंग इसको 2 तरीके से कर सकते हैं. अगर MCO3 है तो
इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट और लिमिटेड एयर, इस चीज को कैल्सिनेशन कहते हैं। इस तरीके से MO और CO2 बन जाएगा, CO2 गैस बन के निकल जाएगा, ये मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, गर्म कर दो बंद करके, उसमें हवा ना डालो। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, अगर सल्फाइड और है तो उसमें ऑक्सीजन दो, जैसे ZnS देखा था, और ये ZnCO3 समझ लो, और ये ZnS समझ लो, तो क्या होगा बताइए, तो इससे भी MO बन जाएगा और क्या निकल जाएगी, SO2 गैस। इसमें आप 3/2 लिख लें, बाकी मल्टीप्लाई का काम बाद में कर दिया जाएगा। सही है, हीटिंग दोनों में करनी। तो हमने चाहे हमारे पास 3 तरीके के और थे, या तो ऑक्साइड होगा। अब ऑक्साइड में कई तरीके से हैं, ZnO भी हो सकता है और भी हो सकता है, लेकिन Cu2O तुमने क्यूपराइड भी देखा था, और कॉपर ग्लांस होगा तो Cu2S होगा। वो तो सबकी अपनी अपनी वैलेंसी है, उसके हिसाब से होगा। तो मैंने देखा कार्बोनेट और सल्फाइड और के लिए कर लिया, और सीधा तुमको ऑक्साइड और मिल जाए तो ये सब छोड़ देना, फिर इसकी जरूरत नहीं है। ऑक्साइड और ही मिल जाए तुमको, क्यूपराइड मिलेगा तो क्या कन्वर्ट करोगे, ना कैल्सिनेशन करना, ना रोस्टिंग करना, सीधा ये स्टेप लेना। सही है, तो अब क्या करें बताएं, अगर आपने उसको ऑक्साइड में बदल दिया है तो उस ऑक्साइड का क्या करेंगे इंद्रजीत, उसको कोक के साथ, कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं। वो गर्म तो है ही, उसी टाइम ही गर्म है, अब इसका रिडक्शन कर लिया जाएगा। MO प्लस कोक हीटर तो रहेगा ही, तो इससे M तुमको मिल जाएगा मेटल, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये तो सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप देखो, मेटल ऑब्टेन या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड स्टेप कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज ऑफ नेबरिंग एलिमेंट्स, जो उसके आसपास के हैं ना वो रहेंगे। तो मेटल ऑब्टेन फ्रॉम Step 2 contains impurities. कैसे impurities? Of neighboring elements. It is electrolyzed to get अल्ट्रा प्योर मेटल। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे जरा ये देखो, स्टेप 3। मान लीजिए कि अगर आपको कॉपर मिल गया, कॉपर का लेट, अब इसी को समझ जाती है, लेट वी हैव एक्सट्रैक्टेड कॉपर, फ्रॉम मेटलर्जी, ठीक है, फ्रॉम स्टेप 2। स्टेप 2 से तुम्हें कॉपर मिल गया, तो कैसे उससे स्टेप 3 करोगी, तो उसके लिए जो तुमको कॉपर मिला है उसको इलेक्ट्रोलिटिक वेसल में डाल दे, कि बर्तन होगा बहुत बड़ा, और वो इम्प्योर कॉपर को लटका दो, ये पूरा पूरा इम्प्योर, और बिल्कुल पतली सी रॉड किसकी लटका दो, अल्ट्रा प्योर कॉपर। ये किसकी रॉड है, दैट इज प्योर कॉपर, और ये इम्प्योर है। अच्छा, तो इसमें और इसमें ऐसे कनेक्शन कर दीजिए बाहर से, इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहेंगे, और इसको कॉपर सल्फेट के एसिडुलेटेड सॉल्यूशन में डाल दीजिए। एसिडुलेटेड का मतलब है 15% सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाए रखते हैं। तो क्या करेंगे, CuSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन जो कि एसिडुलेटेड है, और प्लस 15% क्या डालना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए ऐसा करते हैं। अब जरा ये मुझे बात बताओ, इसमें कॉपर के साथ, देखो कॉपर के साथ तुमने पहले सवाल भी एक तुमसे कराया था, लेड और टिन की इम्प्योरिटीज होती हैं, ये बताया था कि नहीं। ऐसा बहुत थोड़ा सा होगा, यानी समझो 1% ये होगा और ये 1% ये होगा। कितना होगा, ऐसे ही आसपास ही होगा, थोड़ा कोई ऐसा फिक्स नहीं, लेकिन मैं समझाने के बता रहा हूँ। 98% वो 1% ही होगा।
जब तुम इसे निगेटिव बनाओगी राजश्री, तो ऐसी स्थिति में ये जो कॉपर आयन है यहाँ पर और सल्फेट आयन है, तो धीरे धीरे कॉपर आयन कहाँ जाने लगेगा बताओ? यहाँ जाने लगेगा और ये डिपॉजिट होने लगेगा प्योर कॉपर। अच्छा, जहां जहां कैटायन जाए उसे क्या कहते हैं? जहां कैटायन जाए उसे क्या कहते हैं? और जहां एनायन जाए, तो वास्तव में ये सल्फेट आयन है, ये जाएगा कहीं नहीं, ये बस यही आसपास घेरे रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? तो ये कैटायन यही तो अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए जहां एनायन जाए उसे क्या कहो? एनोड, क्योंकि सल्फेट आयन तो एनायन है। और जहां कैटायन जाए कैथोड। जैसे जैसे इसमें कॉपर जाएगा तो इसमें क्या उतरने लगेगा बोलो? नया कॉपर। एक कॉपर गया, एक कॉपर उतरा, एक और गया, एक और उतरा। भाई सल्फेट के साथ कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर 100 सल्फेट आयन है, सल्फेट तो कहाँ डिपॉजिट हो पाएगा? कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा मेटल? हो तो नहीं पाएगा ना, बस घेरे रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कॉपर गया, 10 गया तो 10 उतरा, फिर 10 गया तो 10 उतरा। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? इस एनोड के ठीक नीचे तुमको ये दिखाई पड़ जाएगा थोड़ी देर में कि बहुत सारे गंदगी आ गई है, मड। वो किसकी गंदगी होगी बोलो? दैट इज लेड और टिन की। अब इसे क्या कहेंगे? एनोड मड। द इम्प्योरिटीज विच गेट कलेक्टेड, इसका डायग्राम तुम्हारी बुक में बना, इलेक्ट्रोलिसिस में देख लो। द इम्प्योरिटीज विच गेट कलेक्टेड, देखो ये बात तुम्हें समझ में आ गई? तो अब तुम्हें ये सब पूरा समझ में आएगा। धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये पतला ही हो जाएगा बिल्कुल, अल्टीमेटली पूरा गिर जाएगा। जो यहाँ जाना वो चला जाएगा, यहाँ से भी कटा जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब पूरी बात लिखें इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है। दैट इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, दैट इज थिक impure metal rod is made एनोड। एनोड का मतलब जो एनाइन को अट्रैक्ट करे, और जो एनाइन को अट्रैक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनाइन को कौन अट्रैक्ट करता है? देखो प्लस वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा? एंड अल्ट्रा प्योर थिन कॉपर रॉड इज मेड। अल्ट्रा प्योर का मतलब होता है 99.99%, इतना प्योर को प्योर मान लेता है। अल्ट्रा प्योर थिन कॉपर रॉड इज मेड। कैथोड किसे कहते हैं? जो कैटायन को अट्रैक्ट करते हैं, कैथोड। अब क्या होगा? नाउ जो कॉपर आयंस, दिस कंप्लीट सिस्टम इज डिप्ड इनटू एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये दोनों इलेक्ट्रोड किस पे डिप किए जाएंगे? सो दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किए जाएंगे। अब इससे क्या होगा? कॉपर आयंस स्टार्ट्स मूविंग, मूव करने लग जाएंगे, स्टार्ट मूविंग टू कैथोड। एंड इम्प्योरिटीज का क्या होगा? Impurities get settled down। इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई। एनोड मड क्या? ये पूरा बताया जा रहा है इसी चक्कर में। एनोड मड होता क्या? Impurities get settled down at the bottom of anode and this is called settle down at bottom of anode. It is called ये बात हो गई, ठीक है। अब देखिए
अगर आपसे एनोड में पूछा जाएगा आयुषी तो आप ऐसे लिखेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग impurities get deposit at the bottom of anode, this is called anode mine. इतना वर्ड और जोड़ देना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि राइट इन डिटेल द मेटलर्जी ऑफ जिंक। आधा कल बता दिया था, तो इसका डिटेल में ऐसे अलग अलग का पूछा जाता है 5 नंबर। कॉपर की बताओ, मैग्नीज की बताओ, सोडियम की बताओ, सबकी बतानी होती है। तो क्या क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि मान लीजिए आपसे कहा गया जिंक। जिंक में आपको मालूम है एक तो पहला माइन होता है और दूसरा और कौन सा होता है? सही है, आपको पता भी है। इसी के बेसिस पे कर लें राइट मेटलर्जी, यही 3 स्टेप सब में है। Right metallurgy of zinc. Zinc is extracted from, zinc को जस्ता कहते हैं। Zinc is extracted from calamine, that is ZnCO3 or zinc blend ZnS। तो स्टेप 1 क्या है? ore is crushed and hydraulically washed। सब स्टेप 1 वाला पानी से धोएंगे और कुछ नहीं करना है। अब स्टेप 2 पे आओ। स्टेप 2 का पहला क्या है? दैट इज कन्वर्जन ऑफ एनरिच्ड ओर, जो मिट्टी हट गई है तो एनरिच्ड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड इनटू ZnO। एनरिच्ड ओर को किसमें करना है? कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए 2 स्टेप हैं। पहला क्या है बोलो? कैल्सिनेशन। इफ इट इज कैलामाइन दैट इज ZnCO3 then strongly heated in presence of limited air। तो दैट इज ZnCO3 को हीट कर दो तो क्या होगा? CO2 गैस निकल जाएगी। इफ इट इज रोस्टिंग, if it is zinc blend that is zinc sulfide then is strongly heated in presence of excessive, बहुत ज़्यादा यहाँ लेनी पड़ेगी। इवन इसके लिए ट्यूरीज होती हैं, हवा फेंकने की चीज़, सिर्फ हवा फेंकी जाए ओवर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो ZnS हुआ तो उसको जब बहुत सारी एयर देंगे तो एक ZnO तभी बन जाएगा जैसे इसमें बना, क्योंकि हेडिंग ही है कि इनटू ZnO में बदलना। सबको ZnO में बदला जा सकता है, तो ZnO में हमने बदल दिया। सल्फर डाइऑक्साइड की जो एसिडिक गैस है, क्योंकि वाटर से मिल जाएगी तो H2SO3 बना देंगे, एसिडिक गैस है ये सब। अब इसको हम बैलेंस करें, यहाँ 3O है, यहाँ 2O है, तो यहाँ क्या लगा दें? 3/2 और पूरे में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से, दैट इज 2 ZnS प्लस 3O2 हीट किया विद एयर, तो 2 ZnO प्लस 2SO2। इतनी बात हो गई। ये इसका पहला स्टेप है निष्ठा। हमने जब ZnO बना दिया, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? बी पार्ट बताओ। बोलो बोलो।
हाँ, सेकंड पार्ट है, पहले कन्वर्जन, अब सेकंड पार्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ZNO, और उसी का बी पार्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ ZNO इनटू, जस्मिता सेंटेंस पूरा करो, रिडक्शन ऑफ ZNO इनटू, वंदना आप करो, रिडक्शन ऑफ ZNO इनटू, हाँ जिंक में करोगे, वो कार्बन में रिडक्शन करनी, ऐसा होता है क्या कि मेटल को बदल दोगी, चीज रिड्यूस होगी तो अपने ही उसके सिपा में ऑक्सीजन हट गया, उसी में तो होगी ना, ये हमें ध्यान देना, दैट इज ZNO plus C. Now that is using coke. Coke is the purest form of carbon. तो जो ये चीज है वो Zn plus Cu, using coke, zinc oxide is reduced to zinc. अब जिंक बन चुका है, अब हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 3 क्या है देख लो, मग अल मंजन, लिखवा सर का आपने पढ़ा है, मग अल मंजन और कर्फी, इसके आसपास के सब इसकी इम्प्योरिटीज है। थोड़ी इम्प्योरिटीज इसमें इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, थोड़ी थोड़ी ये भी रहता है, आसपास के रहते हैं सब। तो क्या लिखेंगे कि जिंक कंटेन इम्प्योरिटीज या ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी, बहुत थोड़ी सी इम्प्योरिटी, जिंक obtained from step 2 contains impurities of other metals। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो अदर मेटल करोगे, नंबर नहीं कटेगा अभी। वैसे ये 4 हैं, ठीक है, अगली क्लास में ये बताया जाएगा, लेकिन 4 हैं। इसके आसपास वाले तो हैं जिनके 2 ऊपर 2 नीचे ले लो, वही तो इम्प्योरिटीज होंगी। आशीष बोलो कहाँ से समझा, बताओ, इतना समझ में आ गया। अब अदर मेटल की इम्प्योरिटी होगी, अब हम इसकी क्या करेंगे, सो इट इज प्योरीफाइड, मेक अल्ट्रा प्योर बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसका क्या करेंगे, सो इट इज मेड अल्ट्रा प्योर बाई इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इसी कर देंगे। जिंक जो होता है वो बहुत प्योर होता है, अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसे कैसा करना है बोलो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बिल्कुल वही है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है बताओ, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना है। यहाँ इसका सोल्यूशन ले लो, बोलो ZnSO4, तो यहाँ Zn2+ आ जाएगा। और यहाँ क्या लिख लीजिए, ये इम्प्योर कॉपर ना लिखो, इम्प्योर जिंक, और इसे प्योर जिंक, बस हो गया, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना, सही है। तो इसके बाद ज्यादा नहीं, बस आप ध्यान रखें जिस जो इलेक्ट्रोड हो उसी का सोल्यूशन हो, और 15% H2SO4 सब में डालना, बाकी सब कुछ यही है। जहाँ जहाँ कॉपर है वहाँ वहाँ जिंक लिखना है। तो कॉपर हट गया, ठीक है, जिंक लिख दिया। इसी तरह से कहीं भी कॉपर नहीं होना चाहिए, ऐसा कर दीजिए। 2 इलेक्ट्रोड से सब कुछ वही है, कॉपर सल्फेट की जगह आप क्या लिख देंगे, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक आयंस स्टार्ट मूविंग टू कैथोड और सेटल डाउन, दिस इज कॉल्ड, ज्यादा कुछ करना, ओके, आगे की बात है, ये सब नहीं। अब हम सीखेंगे मेटलर्जी ऑफ कॉपर। इतना अगर तुमने कर दिया, जिंक के केस में तुम इतना भी लिख दोगे तो ये बनाने की जरूरत नहीं, बहुत तेज बच्चों के लिए छोड़ दो। इतना तुमने कर दिया तो 5 नंबर तुम्हारे। अरे आसान है, ऐसा नहीं, ये 3 इक्वेशन ही अपने आप में काफ़ी वेटेज रखती है ना। चीज़ों को समझो, सब में यही मैं करने जा रहा हूँ, हर एक में यही काम होगा, ठीक है। इतना तुमको समझ में आ गया।
सर जब इसको करेंगे तो वो भी लिखना जरूरी है क्या? मतलब स्टेप 3 में अगर मैं अगर ये अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तब लिखना, वरना इतना ही लिख देना बस, ठीक है? सर ये वाला फर्स्ट पेपर वापस बोलो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोडिजिटल बताएंगे, कॉपर के केस बताएंगे, ये दिखाया गया ना आपके, अभी फिर से बता रहे हैं। चलो अभी इधर कटा नहीं, ये नोट कर लिया ना आपने? सब स्टेप 3 लिखना। लास्ट में ना ऊपर कटा ना। ओके, राइट मेटलर्जी ऑफ कॉपर। अभी मैंने किसकी की जिंक की है, और अब किसकी करेंगे, कॉपर की भी तुम्हारी बुक में डिटेल में। सो राइट मेटलर्जी ऑफ कॉपर। अब आंसर देखिए, कॉपर फॉल्स, किसमें फॉल करता है, इन मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज अलोंग विद किसके किसके साथ वहां बैठा होता है, 4 एलिमेंट है, फॉल्स इन मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट, जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट अलोंग विद किसके किसके साथ रहता है, क्या जिंक के साथ भी रहता है, जिंक के साथ रहता है, और कौन कौन है, मैग्नीज के साथ रहता है। देखो बुक में सब तुम्हारे में लिखा है कि दैट इज मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक है, मैग्नीज है और Fe, ठीक है, दैट इज, ये सभी एलिमेंट्स हैं बीच में, जो बीच वाली ब्लू लाइन है, एक पूरी लाइन बनी है, पूरे में ब्लू लाइन पढ़ो, बीच की ब्लू लाइन, तो क्या लिखा है, रिडक्शन यूजिंग कॉपर लिखा है, कार्बन क्या लिखा है, रिडक्शन यूजिंग, तो देखो मैंने जिंक का कार्बन के साथ किया है, और सबके साथ भी किया जा सकता था, लेकिन ऊपर वालों के साथ करोगे अगर जिंक का तो बहुत महंगा पड़ेगा, तुम्हारी इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। मेटल के साथ करोगे तो बड़े बड़े महंगे मेटल हैं वो सारे, और कार्बन कोयले से सस्ता क्या है, तो इसलिए हमने कोयले से किया कि सस्ता पड़ जाए, ठीक है नहीं, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई, ऊपर के तो सभी कर देंगे रिप्लेस, नहीं। अब अगला देखें, तो ये रिएक्टिविटी में किसके किसके साथ पड़ेगा बताइए, देखो इट इज अलोंग विद मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज, हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिविटी सीरीज, ये लिखने की जरूरत नहीं। कॉपर इन्होंने कहाँ रखा है, कॉपर को लो में रखा, इतना लिख देते हैं, इस इतना न लिखें, इन लो रिएक्टिविटी सीरीज, कहाँ पड़ रहा है, लो रिएक्टिव माना गया, कोई बात नहीं, अभी मैं चार्ट बनवा दूंगा, लो रिएक्टिव सीरीज, हेडिंग लिखी है ना, सर अलोंग विद ZN वो ना लिखो, ये लो रिएक्टिव सीरीज, क्योंकि मिडिल में जिंक को रखा है, अभी मैं चार्ट बनवा देता हूँ पूरा, सही है, लो रिएक्टिविटी सीरीज है, लो है, यानी कॉपर को सिल्वर और Au के साथ माना। अब देखो इसके ओर्स क्या है, इट्स ओर्स आर क्यूप्राइड, क्यूप्राइड क्या होता है, और कॉपर ग्लास क्या है, एंड कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास का मतलब है Cu2s, यहां तक सही है। कॉपर इज एनरिच्ड, या स्टेप 1 क्या है बताइए, कि स्टेप 1 देखो, और इज क्रश्ड, पहले क्रश करो, हमने आपको कॉपर का और दिखाई दिया है, और फिर उसके बाद क्या करो, इट इज स्किम्ड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, स्किम का मतलब झाग ऊपर ऊपर जो होता है निकाल देना, स्किमिंग होती है, स्किम्ड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, पहला स्टेप हो गया। सर इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, नहीं कुछ नहीं करना है, वो सब अगली क्लास का है, 12th का है वो, तो इसके लिए वहां पर सही है, बस आपको पता होना चाहिए होता क्या है, बेसिक बेसिक। अब क्या हो गया, नाउ ओर इज एनरिच्ड, ये हो गया, और कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड और अनरिच्ड, ओर इज कंसंट्रेटेड या फिर एनरिच्ड। अब अगला स्टेप देखो,
फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू कॉपर मेटल बेसेमर कन्वर्टर इज यूज्ड। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू कॉपर मेटल क्या किया जाएगा? दैट इज बेसेमर कन्वर्टर इज यूज्ड। बेसेमर कन्वर्टर, कभी तुमने ऐसा देखा है कि सीमेंट को मिक्स करने वाला, बजरी के साथ मिक्स करने वाले ऐसे मार्केट में आते हैं ना, और वो चलते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं? रोटेट करते रहते हैं। इसमें एक तरफ से हवा फेंकी जाए, दैट इज एयर। इसमें आपको एक एयर का होता है, एयर, सही, एयर फेंक दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा? इसमें आग लगा दी जाएगी। तो ये जो चीज है, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो कैसा होगा? ये मटेरियल है। तो जैसे जैसे इसमें एयर जाएगी और हॉट मटेरियल है, बर्निंग है, और इसमें और क्या ऐड कर दिया जाएगा बताइए? ऊपर से सारा मटेरियल इसमें गिरता रहेगा। क्या क्या गिरेगा? जो आपने अभी क्रश किया वो सब इसमें गिरेगा कि नहीं? तो वो भी गिरेगा, और साथ में प्लस ये दोनों आप करिए, थोड़ा सा कोयला डाल दीजिए तभी आग लगेगी। कोक डाल दो, कोयले से आग लग, बाहर से कहाँ जलाओ? उसी में डाल के जलाओ, CO2 बन के तोड़ ही जाएगा सारा। अब आप रिएक्शन देखो बुक में क्या करते हैं। सर ये बेसेमर कन्वर्टेड है। कन्वर्टर, बेसेमर कन्वर्टर में डाल दिया, इसको यूज किया गया, यही है बेसेमर कन्वर्टर। इसमें आपको CU2S को सबसे पहले रोस्टिंग करो। तो रोस्टिंग में आप क्या करेंगे बताइए? कि बहुत सारी एयर डालोगे। अगर एयर डालोगे, जब सल्फाइड और होता है तो क्या करते बताओ? एयर डालोगे स्टेप 2 में। अगर सल्फाइड है तो ही आपको स्टेप 2 के रोस्टिंग की जरूरत है। क्या जरूरत है? अब स्टेप 2 में भी 2 स्टेप मैंने बताए थे, अभी निष्का ने बताए नहीं थे। इससे अगर सल्फाइड और हो तो आप उसे रोस्टिंग कर लेना, ठीक है कि नहीं? तो हमने रोस्टिंग कर ली। कैल्सिनेशन जैसा कुछ नहीं, कैल्सिनेशन है नहीं ना। तो अगर सल्फाइड और हो तो इसकी रोस्टिंग कर लीजिए, और रोस्टिंग करने के बाद ये CU2O बन जाएगा, और साथ में क्या गैस निकलेगी? SO2 गैस इसमें से कहीं से भी निकल जाएगी। यहाँ से जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी? SO2। अब देखिए आगे का स्टेप। कन्वर्टिंग इट इनटू मेटल, आगे का लिखा है कॉपर मेटल। हाँ, फॉर कन्वर्टिंग इट बेसेमर कन्वर्टर इज यूज्ड। कौन सा कन्वर्टर? बेसेमर। ये एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम से इसका कन्वर्टर का क्या नाम है? बेसेमर कन्वर्टर। अब देखो, जब तुम इसको कितना भी चलाओगे तो ओनली, देखिए इसको आप कितना भी यूज करोगे, इसमें सल्फ कितना भी घुमा फिरा लो, बाई दिस ऑक्साइड बन जाएगा, बट 66% ही बन पाएगा, और 33% इसमें CO2S रह ही जाएगा। क्या रह जाएगा बताओ? ठीक है, बाई दिस प्रोसेस इतना कुछ करने के बाद भी कितना रह जाएगा? ओनली बाई दिस प्रोसेस कितना हो गया? 66% है। सो बाई दिस प्रोसेस ओनली 2/3 पार्ट ऑफ ओर। ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं करना है, क्वेश्चन बैलेंस। इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करोगे? 3/2 करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? CU2S plus 3O2 gives 2CO2। जैसे उसको किया था वही चीज ये भी है। अब देखो 2CO बोलो, नहीं ठीक है, 2 यहाँ भी तो लिखिए। तो इट इज कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू कॉपर ऑक्साइड, दैट इज कॉपर 1 ऑक्साइड। CU2O का क्या मतलब है? कॉपर 1 ऑक्साइड। चेक कर लो, Cu और O, इसकी जब 1 की वैलेंसी होगी, इसकी 2 की होगी, तभी तो CU2O बनेगा। तो इसकी कितने की वैलेंसी? 1 की तो है। अब एक बात देखो,
इतना करने के बाद अब हवा डालना बंद कर दो इसमें पूजा, अब नहीं डालो हवा, सब पूरा खूब हवा डाल दिया, अब बंद कर दो। अब इसका करो कैल्सिनेशन, ये छेद लगाओ, डब्बा पूरा बंद कर दो, हवा ही मत डालो और हीट करते रहो। तो क्या होगा बताओ? तुम्हारे पास अभी मैंने तुम्हें क्या बताया हर्षिता कि Cu2O भी होगा और उसमें कितने % होगा बताओ? Cu2O यानी ये डबल होगा भाई, मैंने कहा ना ये 66% है, 33 तो डबल ही तो हुआ। इनको रख दो, उसको चलाते रहो, गरम करो, कोयला डाल के गरम करो, बताओ क्या होगा? ऐसा करने से ये सल्फर इसी की ऑक्सीजन दे देगा, बाहर से मत डालो। सल्फर तो चाहिए ना, वो गैस तो बनना चाहते हो, गरम तो कर ही रहे हो। तो अब सल्फर जब बाहर से लेनी थी उतना ही हो पाता, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। अब ये सल्फर किसकी ऑक्सीजन देगा? तो यहाँ लिखो इट इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या होगा? ये मतलब इसी में कैल्सिनेशन कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा बताइए? इन एब्सेंस ऑफ एयर। नाउ ये एस इसकी एयर ले ले तो बताओ क्या बनेगा? चेक करो, क्या 6Cu बनेगा और SO2 जो कि निकल गई गैस, सही है, SO2 निकल गई, बन गया। तो हो गई, सेकंड पार्ट पूरा हो गया आपको, दैट इज इन एब्सेंस हो गया और ये रोस्टिंग हो गई। ये चीज क्या है? अगर हीट करोगे तो ये क्या है बताइए? तो पहले रोस्टिंग उसी मटेरियल का, फिर कैल्सिनेशन कर दिया। कभी जब तुम्हारे घर में मम्मी हलवा बनाती हैं तो उसमें आप देखते हो जब बनने वाला होता है तो फुट 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 की आवाज आती है, उसको कहते हैं ब्लिस्टर्स। हवा भर जाती है और फिर निकलती है कि नहीं गैस उसी में से, हलवे में से। वैसा ही ब्लिस्टर्स जो होती है, पायलट जिसमें बैठते हैं उनकी कैनोपी में भी ब्लिस्टर्स होते हैं, फूले फूले होते हैं। हेलीकॉप्टर में कैसे शीशे होते हैं बाहर निकले होते हैं, उसे ब्लिस्टर्स उसको भी कहते हैं। ऐसे ही जब ये SO2 अभी जब ठंडा होगा ना तो कॉपर निकलने लगेगा, उसमें से SO2 निकलने लगेगा। लेकिन कुछ ऐसा होगा कॉपर ठंडा हो जाएगा, निकल भी नहीं पाएगा, तो उसके ऊपर की सरफेस ऐसे ऐसे उठी उठी रहेगी। तो इसलिए ऐसा ऑब्टेन्ड कॉपर क्या कहलाता है? ब्लिस्टर कॉपर। इस सेकंड स्टेप से जो मिलेगा, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी गैस, लेकिन कुछ ऐसी होगी वो ठंडा हो जाएगा, वो कभी निकल ही नहीं पाएगी। तो उसकी वजह से जो इसकी ऊपरी सरफेस होगी वो फूली फूली होगी और इस कॉपर का क्या नाम होगा? ब्लिस्टर कॉपर। सम ऑफ का SO2, जैसे तुम्हारी ब्रेड है उसमें CO2 ट्रैप रह जाती है, तुम बेकिंग सोडा डालती हो तो ब्रेड बनती है कि नहीं? तो उसकी वजह से वही तो उसके अंदर बहुत फ्लफी हो जाता है। वैसे इसमें वहाँ CO2, यहाँ SO2। तो क्या लिखे बताइए? सम ऑफ द SO2 remain trapped in the copper obtained by this process. So this copper is called blister copper. चूंकि SO2 एक एसिडिक गैस है तो आप इसे एसिडिक कॉपर भी चाहें तो सचिन कह सकते हैं। बोलो, बात समझ आ गई? सो लिखो सम ऑफ SO2 निकल गई वैसे, get trapped in copper obtained by this। इसी में हो गया। सो ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे ऐसे फफोले होंगे, ऐसे, इसी को तो ब्लिस्टर कहेंगे। उसके नीचे कौन सी गैस भरी रह गई? ये कौन सी गैस है? SO2। और ये क्या है? ये कॉपर है। तो इस कॉपर में जब ऐसे गैस भरी रह जाएगी तो इसे ब्लिस्टर ही तो कहेंगे। क्या चीज कहना है? ब्लिस्टर का मतलब फफोले। कभी किसी के फोड़ा निकल आते तो नहीं आप लोग कहते दिस इज ए सोर, दिस इज ए ब्लिस्टर, ऐसा ही कहते, तो यहाँ भी कह रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड, So on its by surface, this, obtained by this, so it is called blister copper। दो स्टेप समझ में आ गए। पहले हमने कॉपर को एनरिच किया, दूसरा क्या किया? बेसिमल कन्वर्टर में खूब एयर डालकर किया। लेकिन एयर डालने के बाद भी क्या हुआ? आपको बस दो रिएक्शन ही याद रखनी है, प्रोसेस तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन वो तो पूरी बात है। एक रिएक्शन ये पहले एयर से किया और फिर उसी का जो बना दैट मिक्सचर, उस मिक्सचर में जो है 33% अभी भी कॉपर सल्फाइड है। सो नाउ नो एयर इज गिवन एट लास्ट स्टेज या सेकेंड स्टेप में, and it is only rotated and heated in absence of air। इसी को कैल्सिनेशन कहते हैं। फर्स्ट रोस्टेड देन कैल्सिनेटेड। अब तीसरा प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग नहीं समझ में आई तो हम इस चीज़ को समझें।
दैट इज, अब क्या करेंगे, दिस स्टेप। सर हाँ बोलो। इसमें पहले रोस्टिंग भी करा है। क्या सबसे पहले रोस्टिंग भी करा रोस्टिंग हो ही रहा, कोई भी सल्फाइड और होगा तो उसमें क्या होगा, रोस्टिंग होगा। आप ऐसा समझो ना कि मान लीजिए कोई और है, है। तो पता कैसे लगेगा ये सल्फाइड हो रहा है? अभी मैं बता रहा हूँ, ये देखो, 3 तरीके का होगा। हाँ, अगर ये होगा मेटल विद लो रिएक्टिविटी, क्या होगा, बड़े। मेटल विद लो रिएक्टिविटी। तुमको ये चीज मालूम है, पता तुम्हें थोड़ी लगाना है, वो तो पता चल जाएगा ना। सल्फाइड हो रहे, बड़े बड़े केमिस्ट बैठे हुए हैं, आप भी कभी केमिस्ट बैठोगे, वो तो सल्फर कितना है वो सब पता चल जाता है। अभी आप 10th में नहीं पता लगा पाओगे कि कितना है, उसके टाइट्रेशंस होते हैं। हाँ? आपको पता नहीं लगाना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि इसके 2 होते हैं। अब यहाँ देखो, मेटल विद लो रिएक्टिविटी, क्या तुम्हें कभी पढ़ा है कि सिल्वर टार्निश होता है और Ag2S बनाता है? तो जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो हमेशा सल्फाइड ओर में रहना पसंद करते हैं या ऑक्साइड में? जो मीडियम वाले होते हैं, देख लो उसमें कार्बोनेट और भी और सल्फाइड और भी है। मीडियम वाले जिंक और कार्बोनेट, फ्लो चार्ट पे आओ, चेक करो। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले क्या होते हैं बोलो, मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी में आपको 4 की मेटलर्जी पढ़ाई जाएगी। देखो, एक जिंक की है ग्रुप में, एक मैग्नीज की है और एक Fe की है, 3 पढ़ाएंगे हमारे। कौन कौन सी? जिंक की बता चुके हैं, अब किसकी बताने जा रहे हैं, Mn की। और तीसरी कौन सी है, दैट इज Fe। 3 बताएंगे, सही है। अच्छा, इसमें क्या तुमने जब कॉपर पढ़ रहे थे तो Hg भी देखा, उसके साथ ही साथ एक रिएक्शन Hg की भी है क्या? तो Hg क्या तुम्हें मालूम है? अगर मालूम हो तो बताओ, जसमिता बता देंगी। HgS का नाम क्या है? और ये जैसे है, अभी तुम्हें ये जो सल्फाइड के हो रहे हैं वो सब किस में आते हैं, लो रिएक्टिव। और जो कार्बोनेट के होंगे वो मीडियम में, और जो सिर्फ ऑक्साइड में पाए जाएंगे जैसे ZnO, CaO, ये सब ऑक्साइड हैं। MgO, ये वातावरण हमारे वायुमंडल में कभी CaO ही पाया जाएगा। जो ऑक्साइड में पाए जाएंगे वो हाई रिएक्टिविटी, सही। हाई रिएक्टिविटी वाले ऑक्साइड, कार्बोनेट वाले मीडियम रिएक्टिविटी और सल्फाइड वाले लो रिएक्टिविटी। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? इसमें हमने क्या लिखा है, सो इट इज लो रिएक्टिव। कैसा है इन सीरीज, कैसा बताइए, लो रिएक्टिव में आया कि नहीं? एक Hg है और किसकी पढ़ोगी, कॉपर की, और एक Ag। 3 यहाँ पढ़ लेंगे। यहाँ किसकी पढ़ेंगे, सोडियम और एल्यूमिनियम। हाँ बोलो क्या? हाँ क्या, Au तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, नेचर में बस मिट्टी मिट्टी हटाओ, Au पाओ। सही है, वीडियो में भेज देंगे आपके पास। अब देखो ये कौन से आएंगे बताओ, यहाँ क्या लिखे बताइए, मेटल विद कैसी रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी। उसमें कौन से आएंगे, आएंगे बहुत, लेकिन मैं सिलेबस के हिसाब से लिखा। तुम्हारे में तो ब्लू लाइन है वो सब हाई रिएक्टिविटी है। देखो, जिनकी सीधी इलेक्ट्रोलिसिस करती है, ये पूरा जिनकी सीधी इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है वो कौन कौन से हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, यही सब है। ऊपर वाले के भी लिख लो, Ca भी चाहो Ca भी लिख लो, ये सब इसमें है। अब तुम्हें बात समझ आ गई? लो रिएक्टिविटी मेटल, ये हाई रिएक्टिविटी आर इन ऑक्साइड फॉर्म, मीडियम रिएक्टिविटी इन कार्बोनेट फॉर्म एंड लो रिएक्टिविटी इन सल्फाइड फॉर्म। वो आने दो, वो हमें मिल गया, उसके साथ मिल गया तो बात ठीक है, लेकिन जिंक तब भी माना जाएगा ये मीडियम रिएक्टिव, क्योंकि कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहा है तो मीडियम है। कहीं मिल गया लकीली तो चलो ठीक, सल्फर बहुत था वहाँ मिल गया उसके साथ। किसी किसी जगह जैसे ऑस्ट्रेलिया से हम लोग सल्फर खरीदते हैं, अभी आप समझो 50 मिलियन टन सल्फर का हमने, मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया से करार कर लिया, 30 साल तक हमें सल्फर मिले, इतनी गंधक दे रहा है। तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब ये इधर का हटा देते हैं, ये तो हो गया। चलो, तो एक लाइन ये लिखो, तुम पहचानोगे कैसे, जैसे सुनील ने बोला कि हम कैसे पहचाने, ये तो ये काम और लोगों का है, कैसे पहचानना है, उसमें भी बहुत केमिस्ट्री सीखनी पड़ेगी। लेकिन ये जान लो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन ऑक्साइड। समझ में आ गई बात? हाईली रिएक्टिव किसमें पाए जाएंगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, हाईली रिएक्टिव
metals are found in ऑक्साइड फॉर्म। इनको क्या करेंगे, इनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनको धो लेना है हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड स्ट्रेट अवे। ये क्या कार्बन से होंगे, कार्बन इनके बहुत नीचे पड़ रहा है, कार्बन से तो नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए इनको सीधा इलेक्ट्रोलिसिस ही करनी पड़ेगी, इसीलिए महंगे पड़ते हैं। कितना ज्यादा सोडियम है, अब समझो मैं 200 ग्राम लाया 160 रुपए का पड़ा, सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, बिजली का खर्च है। ये तो पूरे समुद्र में सोडियम भरा पड़ा है, ठीक है। इतना महंगा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। और जो कार्बन से हो जाते हैं वो सस्ते पड़ जाते हैं, ठीक नहीं। तो इसको क्या करेंगे बोलो, अगर हाई रिएक्टिव की मेटलर्जी तुमसे पूछी जाएगी, ऑक्साइड फॉर्म कौन कौन से हैं बताओ जरा। Na2O, Al2O3, 2H2O, ये भी तुमने पढ़ा है, इसको क्या कहती हो बताओ, क्या कहा था, बॉक्साइट। इसे क्या कहा जाएगा, बॉक्साइट में पाया जाएगा, सही है। अच्छा, या क्लोराइड फॉर्म में पाए जाएंगे, जैसे NaCl, ये भी मिल सकता है, ऑक्साइड फॉर्म भी हो सकता है, या किस फॉर्म में पाए जा सकते हैं, और दैट इज क्लोराइड फॉर्म, ऐसा पाया जा सकता है। जैसे कि तुमने अभी रॉक साल्ट देखा था, NaCl भी देख लिया था, और इसी तरीके से कैल्शियम का भी कोई और हमने बताया क्या, आपको नहीं बताया, कैल्शियम का लिख दो, कार्बोनेट में भी पाए जा सकते हैं, तो तब भी कैल्शियम इसी में है, तो आपकी बुक में लिखा भी है, और किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं कार्बोनेट। इनको क्या करेंगे, दीज आर, क्या होगा, फर्स्ट एनरिच्ड, इसको एनरिच कर दो, एनरिच्ड एंड गैंग पार्टिकल्स आर रिमूव। फिर क्या करो, फिर इतना करने के बाद अब देखो सचिन, देन इट इज मेल्टेड, 1074 केल्विन है NaCl का टेम्परेचर, मेल्ट कर दो और 2 छड़ डाल दो इलेक्ट्रोड, अपने आप वहां पहुंच जाएगा और बेचो बाजार में, कुछ नहीं करना उस, इट इज मेल्टेड एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड, कुछ नहीं करना है। हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लो, साफ सफाई कर लीजिए, पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लो, जो गंदगी है वो निकाल दो, उसके बाद सीधा देन इट इज मेल्टेड और रॉड, सबके साथ ही। सेकंड स्टेप इज स्किप, फर्स्ट के बाद थर्ड, सेकंड स्टेप की कहाँ जरूरत पड़ी, समझ आई बात कि नहीं। उसी इलेक्ट्रोलिसिस में रिफाइनिंग भी हो गई और ऑक्साइड और ये क्लोराइड सब हट के रिडक्शन हो गई, सही है। फिर से समझो, ये तुम्हारा कौन सा था, ये कौन सा स्टेप है बोलो, स्टेप 1 किसके लिए है, हाईली रिएक्टिव मेटल। तो हाईली रिएक्टिव मेटल में क्या किया जाएगा, जरा अपना फ्लो चार्ट तो देखो, क्या कह रहा है सीधा, स्टेप 1 तो एनरिचमेंट ऑफ ओर सबसे ऊपर लिखा है, और के ऊपर यहाँ क्या लिख दिया, उसने स्टेप 1 यहीं लिख दिया है, क्या लिख दिया, एनरिचमेंट ऑफ ओर, या एक ही बात है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड ऑफ ओर। आप ये कौन सा स्टेप है, स्टेप 1 यहाँ हो गया, स्टेप 2 नहीं है इसमें, स्टेप 2 को इसने स्किप कर दिया, सीधा कहाँ पहुंच गया, स्टेप 3 क्या बताइए, इलेक्ट्रोलिसिस। आप देख लीजिए अपने चार्ट में, तो इसके लिए क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मेल्टिंग करेंगे, ब्राइन सोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज मेल्टेड एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड। स्टेप 3 में क्या कर दीजिए, अभी मैं बता देता हूँ। स्टेप 2 में, स्टेप 2 की इसमें जरूरत नहीं है, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन। और जरा सोचो कि तुम सोचो, ली ना है ना, क्या लिखवा सरना का ना, सरना का। अब तुम देखो, तुम कैल्शियम लेना चाहते हो या सोडियम निकालना है, तुम सोचो लिथियम से निकाल ले, लिथियम 1300 रुपए किलो और सोडियम पड़ेगा 300 रुपए किलो, तुम किससे निकाल लोगे, बेरियम से भी करोगे, तो बेरियम की तो फुलझड़ी जो होती है वो जिनमें हरा हरा कलर निकलता है, वो ऐसे ही फुलझड़ी का ही पैकेट 300-300 रुपए का मिलता है, तुम किससे निकाल लोगे, क्या सस्ता पड़ेगा तुमको, सब ऊपर वाले महंगे। इससे अच्छा बिजली का खर्च सरकार को दे दो, 10 रुपए यूनिट है 1 किलोवाट आवर के नाम पे, उसी से ही सस्ता पड़ेगा, उससे सस्ता किससे पड़ सकता है।
पड़ेगा। हाँ, तुमको मेल्ट तो करना पड़ेगा। तो अब स्टेप 2 इज स्किप, इट कैन नॉट बी रिड्यूस। उसने बताया था भी नहीं सचिन ने कि सर इससे तो कार्बन से रिड्यूस किया ही नहीं जा सकता, कार्बन बहुत नीचे है, और इसीलिए तुम्हारी जो ब्लू लाइन बनी उसमें बीच में लिखा है कैन बी रिड्यूस्ड विद कार्बन। देखो वर्ड लिखा है, क्योंकि जो किए जा सकते हैं उन्हें तो तुम कोयले से कर पाओगे, इनको कैसे कर लोगे? वो तो बहुत नीचे आता है कोयला, नहीं, जिंक के जस्ट ऊपर कार्बन है। तो क्या लिखने बताइए? इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद कार्बन, सो दिस स्टेप इज स्किप। इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद कार्बन। तो स्टेप ये कौन सा होगा? स्टेप 2 इज स्किप। तो तीसरा स्टेप अब क्या करें? स्टेप 3 देखिए, एनरिच्ड ओर इज मेल्टेड। जो जो टेम्परेचर तुम्हारी बुक में पर्पसली सबका मेल्टिंग पॉइंट दिया है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे ही दे दिया। देखो 4 का दिया एक टेबल पीछे, क्यों दिया है? कि आपको मेल्ट तो करना ही होगा ना, क्लोराइड और ये सब क्यों दिए हैं? इसीलिए दिए करना। एनरिच्ड ओर is melted and electrolyzed। ध्यान दीजिएगा कि अगर तुमने NaCl को मेल्ट किया तो तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसमें लिखो Na+ और Cl-। अब ये मेल्ट हो गया। मेल्ट का कितना मतलब है? अब इसका कितना टेम्परेचर लिखा तुमने? 1074 केल्विन ले लिया। करीब करीब ये 800 है, 801, क्योंकि 273 केल्विन एक्स्ट्रा लगता है ना। अगर डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस है 801 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ दो तो इतना और हो जाए, केल्विन में आ जाए। कहने का मतलब है कि तुमसे जब टीचर पूछेंगे कि सोडियम किस पे जाएगा, तो चूंकि कैटायन है तो आप क्या बोलेंगे बताइए? कैथोड पे जाएगा। सर एक मोटर बोलो। एक रॉड। बहुत अच्छा, ये इन्होंने अच्छी बात कही है, कैथोड और एनोड। यही चीज जो इन्होंने कही है, इसी में लोग मार्क्स खत्म हो जाता है। इन्होंने पकड़ लिया तुरंत कि Na जिस पे जाएगा इस पे डिपॉजिट हो जाएगा कि नहीं। तुरंत इन्होंने कहा सर जिसमें Na जाए वो प्लेटिनम का लेना। अगर तुमने ग्रेफाइट का लगाया और चाकू से निकालोगे काला काला निकलेगा, टीचर वहीं वाइवा में नंबर काट लेंगे। और जिस पे गैस जाएगी वो ग्रेफाइट ले लो। तो टीचर तुमसे जानबूझ के पूछते हैं, मोनिका ने तुरंत पकड़ लिया कि सर जिस पे गैस हो रही है ग्रेफाइट अच्छा एब्जॉर्बर है गैस का, उस पे वो ग्रेफाइट का लेना। तुमसे टीचर पूछेंगे प्लेटिनम का किसका लें? प्लेटिनम इनर्ट है, किसी से रिएक्ट ही नहीं करता सोडियम से। बार बार सोडियम इकट्ठा हो, चाकू से छील छील के निकालो सोडियम मजे से, और उस पर गैस इकट्ठी होती जा रही। वो ग्रेफाइट का पेंसिल ही तो ग्रेफाइट है, तो वहां गैस इकट्ठी करो। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा तुमसे वाइवा में जब फाइनल पहुंचोगे। सही, तो आप क्या लिखोगे? दैट इज, अच्छा पकड़ा आपने, दैट इज, बड़ी बात है नहीं कि दैट, ये इलेक्ट्रोलिसिस है। रॉड में कोई थोड़े ना सोडियम है, रॉड तो तुम बाहर से ला रहे हो, वहां थोड़े सोडियम उसमें। पकड़ लिया सर रॉड में कहाँ सोडियम है, आप तो मेल्ट कर रहे हैं, तो बाहर से रॉड लगा रहे हैं, उसमें क्या मोटा क्या पतला, बड़ी बात है ना, उसमें क्या मोटा क्या पतला। हाँ ये जरूर है कि दैट इज एट विच गैस इज कलेक्टेड, दैट रॉड इज टेकन ऑफ ग्रेफाइट, एंड एट विच मेटल इज कलेक्टेड, दैट इज टेकन ऑफ। इतना ध्यान रखना है। सही है सर। जो एनरिच्ड है मतलब कि हम जो रॉक सॉल्ट है उसको मेल्ट करके, रॉक सॉल्ट आपको मिला, उसको एनरिच कर लिया, एनरिच करने के बाद आपने क्या किया, उसको मेल्ट कर दिया। इतने बार मेल्ट करने के बाद आप क्या करें, बस उसको मोल्टन में 2 रॉड डाल दें। तो जो NaCl है बोलो, ग्रेफाइट का हमने आपको पहले ही बता दिया कि 5000 डिग्री सेल्सियस है, इतने टेम्परेचर पर ये पिघलेगी नहीं। और प्लेटिनम का भी काफी अच्छा खासा 2100 ना वो पिघलने वाली है, इसको डाल दीजिए। अच्छा इसके बाद तुमको समझ में आ गया ये किसका लोगे, प्लेटिनम। अगर ये ध्यान दीजिए, अगर एल्यूमिनियम का कर रहे हो तब प्लेटिनम ना लेना, तब एल्यूमिनियम ही डाल देना, क्योंकि एल्यूमिनियम को चाकू से नहीं निकाला जा सकता है। जैसे AlCl3 है और दूसरे फॉर्म है, एल्यूमिना का कर रहे हो तब थोड़ी ना लोगे प्लेटिनम, तब तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा बताइए, फिर उसी का एल्यूमिनियम का ही ले लो, उसी पे जम जाएगी। ठीक है कि नहीं।
ज्यादा इसमें आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, बट मैं समझाने के लिए, चूंकि ये सबके साथ तो बताना तो पड़ेगा ना कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें समझ आ गई पूरी क्या किया जाएगा, सही है, ऐसे किसी के लिए की जा सकती है। अब अगला देखिए, सेकंड स्टेप देखो, हाईली रिएक्टिव मेटल के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मीडियम रिएक्टिविटी पे आइए, दैट इज मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी। वो कौन से होंगे? दीज आर, कौन कौन से बताइए? मीडियम रिएक्टिविटी में द ओर्स आर फाउंड इन, मोस्टली फाउंड इन कार्बोनेट फॉर्म। देखो वहां लिखा ऑक्साइड फॉर्म, ये कार्बोनेट फॉर्म और सल्फाइड फॉर्म, इतना तुम्हें ध्यान रखना है। तो मोस्टली फाउंड इन कार्बोनेट फॉर्म, जैसे कि कैलामाइन, ZnCO3, और क्या हो सकता है, और ऑक्साइड फॉर्म में भी हो सकते हैं जैसे MnO2, और ऑक्साइड वो सब भी पाए जाएंगे ऑक्साइड फॉर्म या सल्फाइड फॉर्म, और सब भी हो सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सा है? पाइरोल्यूसाइट है, वो कौन सा है बताओ? MnO2 कलर में दिखा था, ब्लैक कलर का है। और ZnS जिंक ब्लेंड, ZnS, और साथ ही साथ एक हमने आपको बताया था हेमेटाइट। हेमेटाइट का बताया था, क्या बताया था? Fe, ये सब इसमें पाए जाएंगे, सही है। इनका क्या करना है? इन दिस ओर इज एनरिच्ड। स्टेप 1 क्या करोगे बताओ? स्टेप 1, अब उसमें जो भी करना वो तो आपका लुक आफ्टर है। ओर इज एनरिच्ड। अच्छा, इसमें सभी प्रोसेस होंगे, देखो मैग्नेटिक सेपरेशन भी है। हाँ बोलो। थर्ड वाले प्रोसेस में एनोड में डिपॉजिट होगी कि नहीं होगी? इसमें है ही नहीं कुछ, ये तो ग्रेफाइट यहाँ से कुछ गिर ही नहीं रहा है। यही जो पिघली हुई चीजें ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और इसका सोडियम वहाँ क्लोरीन ये कम होने लगेगा। उस वाले में जो बताया था ना, उसमें कुछ कम नहीं होगा, उसमें रॉड कम होती है, क्योंकि रॉड में से जा रहा है, सोल्यूशन उतना ही बना रहता है, उसमें रॉड से कॉपर जा रहा है, इसमें सोल्यूशन में से जा रहा है ना। इसमें किस में से जा रहा है बताओ? ये सोल्यूशन घट के यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये इसमें इसमें, और जो नहीं जाना होगा वो नीचे बैठ जाएगा सब, वो इससे गिरेगा थोड़ी ना, इसमें से कुछ जा ही नहीं रहा, बस वो नीचे बैठ जाएगा। यहाँ एनोड में का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस हाईली रिएक्टिव में, सही है? बोलो। ग्रेफाइट में गैस अच्छा एब्जॉर्बर है, उसकी सरफेस पे गैस इकट्ठी हो जाती है। और प्लेटिनम है, तुमने देखा था सोडियम बहुत सॉफ्ट है, तो प्लेटिनम पे जब इतना मोटा रबर टाइप जैसे इरेजर होती है ना जिससे मिटाते हो, वैसा सोडियम इकट्ठा हो जाएगा, चाकू से छीन के 4 बार में निकाल। और ग्रेफाइट पे तुमने अगर सोडियम किया तो तुम जब उसको निकालोगे तो काला काला निकलेगा, क्योंकि पेंसिल को तुम ऐसे ही छीलो काला निकलता है, तो तुम्हारे वाइवा में नंबर कटेंगे और फैक्ट्री डूब जाएगी। वो काम नहीं करना है, ऐसा काम करो कि जिससे सही रहे। ये कन्वेंशनल मेथड है जो यूज किया जाता है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस में। अब आगे देखो, ओर इज एनरिच्ड, इसमें क्या करोगे? जैसे तुम जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड कर ले लो, पहला स्टेप और एनरिच करो। अच्छा, एनरिचमेंट किसी के लिए भी कर सकते हो, देखो मैग्नेटिक सेपरेशन भी यहाँ, और साथ में हाइड्रोलिक वॉशिंग भी, किसी से करो। अब सेकंड स्टेप क्या करोगे? जो रिएक्टिविटी होती है वो है ना सल्फाइड। हाँ, लो रिएक्टिविटी है, लेकिन जिंक कार्बोनेट मीडियम रिएक्टिविटी में आता है, और कहीं सल्फर के साथ अगर जुड़ गया, जिस जमीन में सल्फर का एबंडेंस है, तो जिंक को मीडियम रिएक्टिव माना गया क्योंकि कार्बोनेट बनाता है। लेकिन वो मना नहीं करता, कहीं अगर उसको सल्फाइड मिल जाएगा तो ZnS भी बना लेगा वो ZnO। हाँ, जिंक जो है, जब तुम लिक्विड सरकाना लिखते हो तो बीच में जिंक पड़ता है, मग अल मन जन, तो इसका मतलब है बीच में पड़ा तो लो रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव वाले तो ऊपर वाले ही हैं सारे ना, तो वो कार्बोनेट वो तुम्हारी सीरीज के हिसाब से, लिक्विड सरकाना मगल मंजन के हिसाब से, जो सबसे नीचे पड़ रहा है वो सल्फाइड बनाते हैं, उनका नेचर ही है। तो उसी हिसाब से हम देख रहे हैं कि भाई इसके बाद वाले ये बनाते हैं कार्बोनेट और, सही है। तो मीडियम वाले कार्बोनेट और बनाते हैं, और जो बिल्कुल लो है, अभी सिल्वर सल्फाइड तुमने टार्निशिंग या कोरोजन देखा, सल्फाइड ही तो बनाता है। चलो अब स्टेप 2 में क्या करोगे? ज्यादा या नहीं लिखाएंगे, लिखो इट इज आइदर कैल्सिनेटेड और रोस्टेड, ठीक है।
ओर इज, लिखो कैल्सिनेटेड। कब कैल्सिनेट करेंगे? इफ कार्बोनेट ओर। और क्या लिखे बोलो? और रोस्टेड। कब रोस्ट करेंगे इंद्रजीत बताइए? रोस्टेड इफ सल्फाइड हो जाए। और फिर क्या किया जाएगा? टू गेट मेटल ऑक्साइड। नाउ मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड यूजिंग कार्बन। अगला काम क्या किया जाएगा? मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटल। कैसे करेंगे? यूजिंग कोक। अब जब मैंने इतना लिख दिया है तो फिर इस चार्ट को भी कंप्लीट करो। देखो इतना कंप्लीट कर दिया, ये चीज यहां उतारो। अब देखो बुक में कैसे दिया है, इसको लिखा है इन्होंने मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। फिर कैसे फ्लो चार्ट आगे बढ़ रहा है, एक तरफ लिखा, ये स्टेप 2 के सामने लिखना, ये बात ध्यान रखना। ये चीज स्टेप 2 में आ रही ना, तो स्टेप 2 के ठीक सामने आना चाहिए। तो कार्बोनेट और दूसरा क्या है? सल्फाइड और। तो कार्बोनेट और का क्या किया जाए? कैल्सिनेशन। और सल्फाइड और की रोस्टिंग। और इन दोनों से ही हमें एक ही चीज मिलेगी। वो चीज क्या होगी? ऑक्साइड ऑफ मेटल। उसको बीच में लिख दिया, तो इससे फ्लो चार्ट और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बीच में लिखेंगे मेटल ऑक्साइड। इससे भी यहीं पहुंचे, इससे भी यहीं। तो दैट इज ऑक्साइड ऑफ मेटल या मेटल ऑक्साइड, जो आप चाहें लिख लें, ऑक्साइड ऑफ मेटल। और फिर उसको किसके साथ ट्रीट किया जाएगा? इस सेकंड मीडियम रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टी है कि ये सब कार्बन से ट्रीट हो सकते हैं। चाहे तो दिव्यात यहाँ देख लें, विच कैन बी रिड्यूस्ड विद कार्बन, उनको मीडियम में रखा गया। वो सभी सस्ते मिलेंगे बाजार में। दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल। इसमें रिडक्शन पॉसिबल है। और ये किससे हो सकते हैं? यूजिंग कार्बन लिख लोगे तो और नंबर मिल जाएगा, विद कार्बन ऐसा लिखना ज्यादा ठीक है। और फिर उसके बाद स्टेप 3, तो स्टेप 3 और नीचे ले जाओ, ये यहां तक नहीं होगा, यहां लिखो, यहाँ पे स्टेप 3 लिखें, सही है। अब इसका क्या किया जाए? इससे मिलेगा, रिडक्शन कर लिया, फिर लास्ट में क्या होगा? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। यहां पे एक और स्टेप लिखो, देखो इम्प्योर मेटल, ऐसा लिखो, इम्प्योर मेटल। मेटल मिल गया लेकिन इम्प्योर। अब क्या करेंगे? प्योरिफिकेशन यूजिंग, क्या यूज करते हुए? इलेक्ट्रोलिसिस। पूरी बात हो गई। ये पूरा जो तो स्टेप आया है, ये स्टेप 2 यहां से आता है, प्योर मेटल। अब देखो ये उसके सामने आ गया, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज क्या लिखें? ये तो मैंने पूरी बात आपको बता दी, यहां तक हो गया, स्टेप 2 भी हो गया। नाउ इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, स्टेप 3। स्टेप 3 तो कुछ सब एक ही है। इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। इलेक्ट्रोलाइज्ड के लिए इसको क्या किया जाएगा? जो भी तुमको मिलेगा उसी के सोल्यूशन में, जिंक सल्फेट में डाल देना कॉपर सल्फेट, टेक इट्स ओन सोल्यूशन। इम्प्योर रॉड, वो तुम्हारे में डायग्राम बना हुआ है, एनोड मड वाला। इन दिस एनोड मड इज ऑब्टेन्ड, ये लिख लो। एनोड मड इसमें नहीं मिलती है, इसमें मिलती है। तो इसमें देख लो, एक डायग्राम बना है, वो वही वाला देखो ना, एनोड मड दिख रही तुमको? ऐसा 52 पेज देखो। इन दिस एनोड मड इज ऑब्टेन्ड। तो इम्प्योर मेटल कैसे इलेक्ट्रोलाइज की जाएगी? इसमें लिख लो क्या होगा? थिक रॉड ऑफ, थिक इम्प्योर रॉड ऑफ एनोड एंड थिन pure rod of cathode is taken and dipped in its own salt solution. Thick impure rod, impure metal rod as anode
and thin pure rod or as cathode is taken, और क्या किया जाए, and dipped, उसी के सल्फेट सोल्यूशन में कर लो, in its own salt solution, सबसे अच्छा सल्फेट सोल्यूशन, salt solution, जैसे कैसे ZnSO4 ले लिया, CuSO4 ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसा कर लिया। ऐसा करने पे क्या होगा, एनोड कैथोड तो हमने लिख लिया और इलेक्ट्रोलाइज किया। एनोड मड, इन दिस एनोड मड इज सर 15% मीडियम रिएक्टिविटी में मिलेगा। इन दिस, हाँ बोलिए, 15% तो बढ़ जाना है एसिड। हाँ वो तो लेना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज इसमें नहीं लिखाई जा सकती है। मड तो लिखना है क्या? लिख लो, एसिडुलेटेड लिख लो तो हो ही जाएगा 15% ऑक्टेन। पूरी बात हो गई। जैसा मैंने जिंक का किया था वही फिर से रेप्लिकेट कर दिया। अब देखो ये तुम्हें सेकंड का समझ में आ गया, ये स्टेप 2 है। अब इसमें लास्ट में समझो, लास्ट कौन से हैं कि वो मिलते हैं ऑक्साइड फॉर्म में, ये मिलते हैं कार्बोनेट फॉर्म में, और जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो मिलते हैं सल्फाइड फॉर्म में। अब उसके बारे में देखिए, लास्ट में now step 1 now that is metal with low reactivity. लो रिएक्टिविटी वाले मेटल क्या होते हैं, दैट इज द मेटल जो कि विच आर फाउंडेड, मेटल्स विच आर फाउंड आइदर इन नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट में पाया जाए, ये भी देख लें कि कैसे नेचुरल स्टेट में पाया जाए। माइनिंग ऑफ गोल्ड, देखिए इसमें ये देखो कितने आसानी से गोल्ड पा In लेते हैं। Vietnam, something like this emerges from the mud near the riverbank. पर It's इसको worth a कुछ lot of करना money, नहीं है, potentially even यहाँ से more. सोना In निकालेगा fact, घर this चला money जाएगा, source इसको was placed केमिस्ट्री भी नहीं atop a चाहिए। container and then washed over and over again with water continuously पानी for डालता 10 जा रहा है, minutes. मिट्टी After हटा the रहा है, mud is स्टेप cleaned 1 away, यूज कर रहा है small बस, specks of gold start appearing और in the लास्ट में गोल्ड water. पा This is दिया। 100% pure gold. It can be melted in fire to ऐसे ही। create various gold things. It's truly तुम्हें समझ में आ amazing. गया ना गोल्ड कैसे? In Vietnam, something like this emerges from the mud near the riverbank. It's worth a lot of money, potentially. सबसे ज्यादा जिसके पास, इसीलिए कहा जाता है अफ्रीका सबसे दुर्भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि वहाँ के नेता ऐसे हैं, सबसे ज्यादा हीरा वहाँ, सोना वहाँ, और पूरा यूरोप अमीर उन्हीं के पैसे से खा रहा है। कैसे खा रहा है? उसने वहाँ के नेता से बोल दिया, आओ ये इतने डॉलर ले जा, 200-300 करोड़ डॉलर, बिलियन डॉलर, और जिंदगी भर पिछले 60-70 साल से हीरा निकाल रहा, सोना निकाल रहा, कोई पूछने वाला नहीं। और जो वहाँ पर एक्सट्रैक्शन में जो गंदगी है, जो इम्प्योरिटी वहीं छोड़ के आ रहा है, वहाँ लोग कैंसर से मर रहे हैं, अफ्रीकन मर भी रहे हैं, और वो यूरोप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो आप समझ लीजिए
इस तरीके से हो रहा है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट में किसी से वो है ही नहीं, वो तो प्योर फॉर्म में है। आपको तो स्टेप 1 यूज करना है, गंदगी हटाओ और काम में लो, सही। और या फिर क्या होगा, और इन क्या होगा बोलो, सल्फाइड फॉर्म में हो सकता है, या फिर किस फॉर्म में हो सकता है, ऑक्साइड फॉर्म। अब इसमें आपको क्या करना है, स्टेप 1 क्या होगा, गैंग पार्टिकल इज रिमूव। वो कैसे करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग जैसे इसने किया। गैंग पार्टिकल्स आर रिमूव बाय एनरिचमेंट ऑफ ओर। जब ओर को कर दिया, स्टेप 2 की जरूरत है क्या, चेक करो, रोस्टिंग कर रहा है। तो स्टेप 2 में क्या है, रोस्टिंग कर रहा है, तो हम भी कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए अब Ag2S है, लेट, या आपकी बुक में इट इज मरकरी और सीने बार ले लो, सीने बार इज टेकन। और कौन कौन से हैं बताइए, मैंने इसमें नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख लें। Ag2S मिल सकता है, HgS मिल सकता है, और कुछ आपको इसमें ज्यादा जानना नहीं है, ठीक है। कॉपर भी मिल सकता है, देखो कॉपर सल्फाइड और में है, तो कॉपर इसी में तो लिया गया है। Cu2S मिल सकता है, Cu2O। तो जो आपने अभी पढ़ा है कॉपर की मेटलर्जी, वो इसी में पढ़ी, लो रिएक्टिविटी पढ़ी है कि नहीं। और अभी मैं कौन से दिखाने जा रहा हूँ, मरकरी, सही है, वो भी कवर हो जाएगी। मरकरी और Ag की बताना होगी, 2 लाइन Ag की भी लिखी आपके नीचे, तो मैं दोनों बता दूंगा, सही है, बोलो। तो अब हमने क्या ले लिया कि सीने बार और स्टेप 2 में लेट HgS इज टेकन। तो HgS होगा तो क्या करोगे, बुक में देखो इसका बना हुआ है, सिंपली इसकी रोस्टिंग कर लो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड लिखो, क्योंकि 2 की वैलेंसी है, तो इसका नाम लिखिए HgS और इसकी रोस्टिंग कर लें। और हम वहां भी लिख देंगे भाई सल्फाइड और मिलता है, तो हमें क्या करना होता है, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड और सल्फाइड और की क्या होती है, रोस्टिंग। रोस्टिंग से हमें क्या मिल जाता है, जब इसकी रोस्टिंग की जाएगी सीधा इसे मेटल मिलता है, इसकी खूबसूरती है। इसमें ऑक्साइड नहीं मिलता है, सल्फाइड के बाद सीधा क्या मिल जाएगा, मेटल। और जो मेटल होगा, चाहो तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर दो। अभी मैं सारा क्लियर कर देता हूं। अगर इसकी आपने ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग की, तो पहले आपको HgO मिलेगा, जैसा कि कॉपर के केस में भी मिला था। कॉपर में देखा था हमने Cu2S से Cu2O मिला था, और साथ में देखो बुक की रिएक्शन से रिकंसाइल करते जाओ, और साथ में SO2 गैस निकल जाएगी। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो अब आप क्या करेंगे, दैट इज 3/2, और फिर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2HgS प्लस 3O2, हीट किया तो HgO और प्लस 2HgO और 2SO2। इसका नाम जसमिता बताओ, मर्क्यूरिक सल्फाइड। और ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। एक लगाया है, अगर Hg2O होता तो मर्क्यूरस लिखते देती, क्योंकि 1 की वैलेंसी है, और 2 है तो मर्क्यूरिक लिख रहे हैं। ये क्या है बताइए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो अगर मरकरी का है तो ऐसे ही लिख देना कि ये किया जाता है, कि सब स्टेप बना बना के लिख देना 4 नंबर के लिए। अब आगे क्या करेंगे, सिंपली इसको HgO देन रिड्यूस्ड टू मरकरी, इसको कहते हैं Mg। देखो अब इसे हीट करो, अगर हीटिंग से तुमको कोई चीज मिल जाए उसको कहते हैं पायरोमेटलर्जी। और कहते नहीं कि एंटीपायरेटिक लो, जब शरीर, पायर का मतलब चिता होती है, जब शरीर को फीवर होता है तो कहते हैं एंटीपायरेटिक, जैसे एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ऐसे इसी तरह से एंटीपायरेटिक यानी जो फीवर को उतार दे। तो इस मेटलर्जी जिसमें हीट करके हम मेटल पा जाते हैं, उसका क्या नाम है, पायरोमेटलर्जी। तो इससे तुमको क्या मिल जाएगा, Hg बाय सिंपली हीटिंग। Hg सल्फर निकल गया, फिर और हीट करो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो,
और अल्टीमेटली जो काला मर्क्यूरिक ऑक्साइड था उससे चमकदार पारा मिल जाएगा। पारा देखा कैसा होता है, चमकता हुआ, तो दैट इज HgO2 भी निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या क्या स्टेप करोगे बोलो मर्करी की मेटलर्जी में? ब्रांड पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम अगर वो सल्फाइड हो रहा है तो उसकी हम ऑक्साइड रोस्टिंग करेंगे और उसके बाद क्या मिलेगा? हमें HGS नहीं 2HGS प्लस 2 मत बताओ, मिलेगा क्या बताओ? हमें सर मर्क्यूरिक सल्फाइड प्लस O2 से तुमने रिएक्शन किया तो मिलेगा क्या? मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस SO2 मिलेगा। SO2 तो निकल गया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। फिर क्या करोगे? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और हीट करेंगे तो मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा। मर्करी प्लस ऑक्सीजन। ये मुझे बताओ कि जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं विद हाई रिएक्टिविटी वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो मीडियम रिएक्टिविटी वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो लो रिएक्टिविटी वो किस फॉर्म में? हाई तुम्हारे मतलब का ही नहीं तो तुम क्यों डोसा इडली बस मतलब का है? डोसा सांभर के साथ खाया जाता है कि मोमोज के साथ? वहाँ तुम्हारा मन लग रहा है। चलो हाँ, मीडियम ऑफ हाई रिएक्टिविटी किस फॉर्म में पाए जाते हैं? वो दैट इज मेटल्स ऑफ हाई। बोलो आप बताओ, आप तो जानते हैं। हाई रिएक्टिविटी वाले किस फॉर्म में पाए जाते हैं? आप बोलो। हाँ, मीडियम वाले और जो हाई वाले हैं, हाई वाले बताओ। ऑक्साइड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, Na2 ऑक्साइड या क्लोराइड फॉर्म में। कैसे पाए जाते हैं? ऑक्साइड और क्लोराइड फॉर्म में पाए जाते हैं। नाउ अगर मान लीजिए आपको जिंक की मेटलर्जी बोली जाए दिव्या, तो क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे? कौन सा बताओ? हाँ बोलो। और फिर रोस्टिंग करेंगे। जो सेकंड स्टेप में हमको मिली है इम्प्योरिटीज़ वगैरह उसको फिर से इलेक्ट्रोलाइज करके उसमें से और इम्प्योरिटीज़ निकाल दी। करेक्ट, जैसा इन्होंने बताया इतना एग्जैक्ट है। चलिए अब हम देखते हैं कि पहली चीज क्या है, मेक द फ्लो चार्ट ऑफ मेटलर्जी। ये आपको फ्लो चार्ट बनाना है। देखो, मेक फ्लो चार्ट ऑफ extraction of metal from ore. सर आपने मिटा दिया, ठीक गलत किया है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो, दूसरी चीज तुमको क्या करनी है, दैट इज ये metal of high reactivity, fill in the blanks, are found in which form? किस फॉर्म में पाए जाते हैं? हम metal of low reactivity are found in which form? And metal of medium reactivity are found in which form? तीसरा सवाल, सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों ही है। सल्फाइड, ये सल्फाइड है, ये कार्बोनेट, ये ऑक्साइड।
वो तो और फॉर्म में पाई जाएंगे। सल्फर सबसे लो रिएक्टिविटी है, तो कार्बोनेट वाला मीडियम है, और इसमें लिखो ऑक्साइड, इसके लिए क्या लिखोगे, और इसके लिए क्या लिखोगे, कार्बोनेट, और इसके लिए बस इतना ही लिखोगे। ऑक्साइड के फॉर्म में तो पूरी जो पीरियोडिक टेबल है वो सब ऑक्साइड बनाती है, 118 मेटल। इवन ऑक्सीजन अपना ही ऑक्साइड बना के ओजोन बना देता है। ऑक्सीजन से तो कोई मना करता ही नहीं है, सही है कि नहीं? इतनी बात तुमको समझ में आ गई, ये फिर कर लोगे। तीसरा आपको क्या करना है, राइट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉर द मेटलर्जी ऑफ जिंक along with chemical reaction. राइट स्टेप 3 नहीं लिखना है, स्टेप 1 and 2 of metallurgy of zinc, ठीक है? और इसके दोनों ओर्स के भी नाम लिखने हैं, इसका काम करिए। राइट chemical reactions involved in metallurgy of copper. मेटलर्जी ऑफ कॉपर की जो केमिकल रिएक्शन है, सिर्फ वो केमिकल रिएक्शन लिखिए, ओनली बैलेंस केमिकल लिखनी है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन दोनों लिखनी है, और दो है ना, दोनों लिखोगे, और एक डायग्राम बनाना है जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का है और एनोड मड को डिफाइन करना है। पांचवा सवाल क्या है, मेक ए डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एंड डिफाइन एनोड मड। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, आने वाले सवाल। मेक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। डायग्राम एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है, एंड डिफाइन क्या करना है बोलो, एनोड मड। चलो इसका काम करो। स्टार्ट कर दोगे, हो जाएगा 20 मिनट में होगा।